नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी क्लास का वो है संसद और राज्य के विधानमंडल। संसद और राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके बारे में पिछली 2-3 क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। लंबा ये टॉपिक है। संसद और राज्य विधानमंडल के बहुत सारे कार्य होते हैं और उन कार्यों के संबंध में हमारे संविधान में विस्तृत विवरण दिया गया है। इसलिए एक क्लास में संसद और राज्य के विधानमंडल को पढ़ पाना संभव नहीं है। इसीलिए संसद और राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है उसको हमने टुकड़ों में बांटकर पढ़ा है, कुछ पार्ट्स में बांटकर पढ़ा है। तो उसी संदर्भ में राज्य और विधानमंडल संबंधी ये क्लास का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में रिक्तियों की बात करेंगे कि संसद और राज्य के विधानमंडल में रिक्ति कब हो जाती है, स्थान खाली किन किन परिस्थितियों में हो जाते हैं। दूसरा, संसद और विधानमंडल में गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या होती है जो उपस्थित रहनी जरूरी है सदन के कार्य करने के लिए। इसके बारे में भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं और सदन और इसके सदस्यों को और इसकी समितियों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में 3 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। सदन में स्थानों का खाली होना, सदन में गणपूर्ति या कोरम क्या होता है और सदन के विशेषाधिकार क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। क्लास को प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये हमारी क्लास है और पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों की प्रकृति है और जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को नियोजित रूप से व्यवस्थित क्रम में यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो जब आप हमारे YouTube चैनल मीमांसा क्लासेस पे जाएंगे तो वहां आपको पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सभी के सभी टॉपिक्स जो संविधान से संबंधित हैं आपको व्यवस्थित क्रम में दिखाई देंगे, व्यवस्थित क्रम में आपको प्राप्त होने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क उसके लिए निर्धारित नहीं है, सभी को ये पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होने वाले हैं। तो इसी कड़ी में क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जब सदन में स्थान रिक्त हो जाते हैं। अब सदन का तात्पर्य है विधानमंडल के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद और संसद के मामले में राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब राज्यसभा में या लोकसभा में या विधान परिषद में या विधानसभा में सदस्यों के स्थान रिक्त हो जाते हैं। संसद के संदर्भ में यदि हम बात करें तो संसद के जो सदस्य होते हैं वो कहलाते हैं MP, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। इसी तरह विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो कहलाते हैं MLA। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संसद में तो MP के स्थान और विधानमंडल में MLA या विधायक के जो स्थान है वो खाली हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे संविधान में इस बारे में दी गई है। पहले बात करते हैं हम संसद के बारे में। संसद, जैसा मैंने आपको बताया, 2 सदन होते हैं संसद का, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों के ही जो सदस्य हैं वो सांसद या MP कहलाते हैं। स्थान कैसे खाली हो जाते हैं उसके बारे में बात करें तो पहली स्थिति तो यह है कि जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए, सदन के दोनों सदनों का सदस्य चुना जाए। अर्थात लोकसभा में भी कोई व्यक्ति क्या चुना जाए, MP के रूप में चुना जाए और राज्यसभा में भी कोई व्यक्ति, सेम व्यक्ति, वही व्यक्ति एक ही समय पर, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर राज्यसभा में भी चुना जाए और लोकसभा में भी MP के रूप में यदि चुना जाता है तो उसे किसी एक सदन में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में क्या करना होता है, अपना स्थान रिक्त करना होता है। और जिस जगह वो अपना स्थान रिक्त करता है वहां पर सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो पहली स्थिति तो ये हुई जब दोनों जगह वो चुना जाए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसका यदि वो चुना जाता है तो एक जगह उसे स्थान खाली करना होता है। जिस सदन में वो स्थान खाली करता है वहां पर स्थान रिक्त हो जाता है, सीट खाली हो जाती है। और ये किस सदन में स्थान खाली करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्धारण संसद विधि बनाकर या कानून बनाकर करता है। दूसरी स्थिति कब होती है, दूसरी स्थिति तब होती है जब एक ही व्यक्ति या तो लोकसभा या राज्यसभा में MP भी चुना जाए और किसी राज्य की विधानमंडल में MLA भी चुना जाए। यानी MP और MLA दोनों के रूप में एक ही व्यक्ति एक ही समय में यदि चुन लिया जाता है तो उसे क्या करना होगा, उसे राज्य के विधानमंडल में यानी MLA के रूप में, विधानमंडल में या MLA के रूप में अपनी सीट को क्या करना होगा,
खाली करना होगा। यदि वो निर्धारित अवधि, दी गई अवधि में क्या नहीं करता है, विधानमंडल या एमएलए के रूप में अपनी सीट को खाली नहीं करता है, तो उसका संसद में से जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी एमपी की सीट खाली हो जाएगी। तो यदि स्वेच्छा से वो एमएलए का स्थान छोड़ देता है, एमएलए की सीट छोड़ देता है, तो विधानमंडल में क्या हो जाएगा, स्थान खाली हो जाएगा। यदि दिए गए समय में वहां पर सीट खाली नहीं करता है, तो जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन में, संसद में स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब ये निर्धारित अवधि कितनी होगी, कितनी अवधि में उसे एमएलए की सीट छोड़नी होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वो करेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनमें जो अवधि दी गई है उस अवधि के भीतर भीतर उसे एमएलए के रूप में अपनी सीट छोड़नी होती है। तो ये बात करी हमने दूसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें, तो यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य एमपी के रूप में रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, निर्हरित घोषित कर दिया जाता है। अब निर्हरित कोई व्यक्ति कैसे घोषित किया जाता है, इसके संदर्भ में हमने संसद सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं को जब देखा था, योग्यता और निर्हरताओं को जब देखा था, तब हमने बात की थी कि दो तरीके से, एक तो संविधान में कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को निर्हरित किया जा सकता है संसद की सदस्यता से, और दूसरे तरीके संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए गए हैं। संसद ने इस संदर्भ में आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया था, जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं, उनके आधार पर संसद का कोई सदस्य या सांसद क्या हो सकता है, निर्हरित हो सकता है। और उसी के तहत यदि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको हाल फिलहाल में समाप्त किया गया है। तो तीसरा तरीका क्या है, यदि कोई व्यक्ति सांसद के रूप में रहने के लिए क्या हो जाता है, निर्हरित हो जाता है, तो भी सदन में उसका स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, उसकी सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। चौथी स्थिति, वो अपना त्यागपत्र दे दे या इस्तीफा दे दे। अब इस्तीफा देने मात्र से सीट खाली नहीं हो जाएगी, उस इस्तीफे को यदि क्या कर लेता है, सभापति या अध्यक्ष क्या कर ले, स्वीकृत कर ले, उसी इस दशा में क्या होगा, स्थान सदन में खाली होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बारे में भी आपने सुना होगा कि राजस्थान में जो राजनीतिक उठापटक हुई थी, श्रीमान अशोक गहलोत को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा रहा था, उस समय आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हो तो बहुत सारे जो एमएलए हैं उन्होंने अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे दिया था, विधानसभा के अध्यक्ष को दे दिया था, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने वो स्वीकृत नहीं किया था। तो त्यागपत्र देने का तात्पर्य ये नहीं है कि सीट खाली हो जाएगी। यदि त्यागपत्र दिया जाए और सदन के अध्यक्ष द्वारा वो क्या किया जाए, स्वीकृत किया जाए, तभी क्या होती है, सीट खाली होती है। पांचवी स्थिति है कि यदि कोई सदस्य, संसद का कोई सदस्य यानी कोई एमपी 60 दिन तक लगातार सदन से बिना अनुमति लिए क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो भी सदन में उसकी सीट क्या करी जाएगी, खाली मानी जाएगी। लेकिन ये 60 दिन की अवधि जो गिनी जाएगी उसमें सत्र के स्थगन का जो समय है, यानी सत्र में नहीं है, संसद जब सत्र में नहीं है उस समय को नहीं गिना जाएगा। और दूसरा, सदन जो है उसका स्थगन यदि 4 दिवस से अधिक है, सदन का स्थगन यदि 4 दिवस से अधिक है तो उस अवधि को भी नहीं गिना जाएगा, यानी 4 दिवस से अधिक सदन के स्थगन की अवधि को नहीं गिना जाएगा। और यदि संसद सत्र में ही नहीं है, यानी सत्रावसन हो चुका है, संसद सत्र में नहीं है, तो कितना भी समय हो उसको 60 दिन के पीरियड में नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संसद का जो सत्र है वो 5 दिसंबर 2022 को, सपोज 5 जनवरी 2022 को मान लो सदन का जो सत्र है वो क्या होता है, समाप्त होता है, सत्रावसन सत्र का हो जाता है। अब दोबारा संसद का जो सत्र चालू होता है वो मान लो कब होता है, 5 मार्च 2022 को होता है, या यूं मान के चले 5 अप्रैल 2022 को मान लो दोबारा संसद क्या आती है, सदन क्या आता है, सत्र में आता है। तो आप देखेंगे कि जनवरी से लेके अप्रैल तक 5 महीने हालांकि 4 महीने हालांकि हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सदन का कोई भी सदस्य अयोग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सत्र ही नहीं चल रहा, विधानसभा या संसद में सत्र ही जब नहीं चल रहा हो तो सदस्य के उपस्थित होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो संसद की उपस्थिति के आधार पर जो अयोग्यता या सीटों का जो खाली होना है वो कब होगा, जब संसद या सदन क्या हो, सत्र में हो।
ठीक है। स्थगन और सत्रावसन को नहीं गिना जाएगा। स्थगन कितने दिन से ज्यादा? 4 दिन से ज्यादा, और सत्रावसन की कोई भी अवधि इस 60 दिवस में नहीं गिनी जाएगी। ये थी संसद के सदनों की जो है उनमें स्थानों के रिक्त होने की बात। अब हम बात करेंगे विधानमंडल। राज्य के जो विधानमंडल हैं, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उसमें 2 सदन होते हैं। कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है और कुछ जो हमने पहले पढ़े थे उन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। तो संसद में स्थानों का रिक्त होना हम देख चुके हैं। अब राज्य के विधानमंडल के जो सदन होते हैं, राज्य के विधानमंडल के सदन का तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद में किस प्रकार से स्थान खाली हो जाते हैं, सीट खाली हो जाती हैं, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हमारे संविधान में बताई गई हैं। पहली परिस्थिति बताई गई है जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए? दोनों सदनों में चुना जाए। दोनों सदनों में मतलब राज्य विधानमंडल के मामले में किसमें? विधानसभा में भी कोई व्यक्ति चुना जाता है एमएलए के रूप में, और विधान परिषद में भी क्या चुना जाए? एमएलए के रूप में चुना जाए। दोनों सदनों में एमएलए के रूप में यदि चुना जाता है तो उसे क्या करना होगा? किसी एक सदन में, या तो विधान परिषद में या विधानसभा में अपना स्थान खाली करना होगा। अपना स्थान क्या करना होगा? अपना स्थान रिक्त करना होगा, खाली करना होगा, और जहां से वो रिक्त करेगा वहां उस सदन में रिक्ति पैदा हो जाएगी, सीट खाली हो जाएगी। और ये कैसे किया जाएगा? उसके द्वारा विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई गई है, विधानमंडल ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार उसे ये करना होगा। दूसरी स्थिति कब होती है? जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर क्या करा जाए? एमपी के रूप में भी चुन लिया जाए, यानी संसद के किसी सदन के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाए, और साथ ही साथ राज्य के विधानमंडल में एमएलए के रूप में भी यदि क्या कर लिया जाता है? चुन लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसे कहीं एक क्या करना होगा? स्थान रिक्त करना होगा। और वो किस नियमों के अनुसार? राष्ट्रपति द्वारा बनाए नियमों के अनुसार उसे स्थान रिक्त करना होगा। यह प्रावधान हमने किसमें पढ़ा था? संसद में रिक्तियों के बारे में पढ़ा, तब भी इस प्रावधान के बारे में हमने जिक्र किया था। और तीसरी स्थिति है जब कोई व्यक्ति क्या चुना जाए? दोनों सदनों में, किसी राज्य, 2 राज्यों में, यानी किसी राज्य के विधानमंडल में और दूसरे राज्य के विधानमंडल दोनों में क्या चुना जाए? एमएलए, यानी 2 अलग अलग राज्यों का विधानमंडल में सदस्य के रूप में या एमएलए के रूप में यदि चुना जाता है तो उसे क्या करना होता है? किसी एक विधानमंडल में, किसी एक राज्य के विधानमंडल में अपना स्थान निर्धारित अवधि में क्या करना होता है? रिक्त करना होता है। दी गई अवधि में क्या करना होता है? रिक्त करना होता है, खाली करना होता है। यदि निर्धारित अवधि में वो स्थान खाली नहीं करेगा तो दोनों जगह उसका स्थान खाली माना जाएगा। दोनों राज्य के विधानमंडलों में उसका स्थान क्या करा जाएगा? खाली माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों जगह उसका स्थान खाली माना जाएगा। और ये निर्धारित अवधि कैसे होगा कि कौन बताएगा? राज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है, उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं इस संदर्भ में, उसके द्वारा ये अवधि निर्धारित की जाएगी कि कितने समय में उसे किसी एक विधानमंडल सदस्य के रूप में अपना स्थान खाली करना होगा। नहीं खाली करता है निर्धारित अवधि में तो क्या होगा? दोनों सदनों में उसकी सदस्यता चली जाएगी, दोनों सदनों में स्थान रिक्त माने जाएंगे। जबकि यहां हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति एमपी और एमएलए दोनों के रूप में चुना जाता है तो उसका स्थान जो खाली होगा वो एमएलए के रूप में, यानी विधानमंडल में केवल स्थान खाली होगा यदि वो निर्धारित अवधि में स्थान को खाली नहीं करता है, एक जगह स्थान नहीं छोड़ता है, तो एमपी के रूप में उसकी सदस्यता खाली नहीं होगी, सीट खाली नहीं होगी। यदि निर्धारित अवधि में भी वो एमएलए के रूप में अपनी सीट नहीं छोड़ता है तो भी। और यहां दोनों ही सदनों में, दोनों ही विधानमंडलों में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो सीट खाली हो जाएगी। तीसरी स्थिति है यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य रहने के लिए क्या हो जाए? निरहरित हो जाए, उस स्थिति में वो क्या हो जाएगी? वहां से उसकी सीट खाली हो जाएगी। इसी प्रकार त्यागपत्र दे दिया जाए और सदन का अध्यक्ष मतलब विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, विधान परिषद का सदस्य है तो विधान परिषद के सभापति द्वारा उसके त्यागपत्र को स्वीकृत कर लिया जाए, उस स्थिति में उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। इसके अलावा 60 दिन तक लगातार क्या हो जाए? सत्र से अनुपस्थित रहे, विधानमंडल के सत्र से कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे तो भी उसकी सीट विधानमंडल में क्या मानी जाती है? खाली
मानी जाती है। और इस 60 दिन की अवधि में जब सदन सत्र में ना हो, अर्थात सत्रावसन की जो दौरान हो, उस अवधि को नहीं गिना जाता। इसके अतिरिक्त 4 दिन से अधिक की सत्र स्थगन की अवधि को भी इसमें नहीं गिना जाता है। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जो हमारे संविधान में बताई गई है कि किस किस प्रकार से किसी विधानमंडल या संसद के किसी सदन में स्थान खाली हो जाएंगे, सीट रिक्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या सीट खाली होने से, चाहे सदन में चाहे विधानमंडल में, अभी हमने बात करी उन परिस्थितियों की जिन परिस्थितियों में सदन और विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडलों में सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। अब सदन और राज्य के विधानमंडलों में क्या हो गया, मान लो कोई सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई, सीट क्या हो गई, रिक्त हो गई। क्या सीट रिक्त होने के पश्चात भी सदन और विधानमंडल को अपना कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा? सीट खाली होने के बावजूद क्या ये कार्य कर पाएंगी? इसके संदर्भ में संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि सदन में किसी प्रकार की रिक्ति होने पर भी, चाहे राज्य के विधानमंडल में चाहे संसद के किसी सदन की कोई सीट यदि खाली होती है तो भी सदन को अपना कार्य करने की क्या होगी, शक्ति प्राप्त होगी, तो भी कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सदन के बारे में, सदन की यदि, संसद के सदन की यदि हम बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 मान लो क्या है, सीट हैं। अब इसमें से 5 सीट क्या है, मान लो खाली हैं, सीट क्या है, रिक्त हैं, तो बाकी बची जो सीट है वो कितनी बची, 540। अब इन 540 एमपीज के साथ में, 540 सीटों के साथ में क्या लोकसभा को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी? तो हां, शक्ति प्राप्त होगी। और अब सदन में कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा उसमें बहुमत किसका गिना जाएगा, 540 सदस्यों का गिना जाएगा, ना कि 545 सदस्यों का। तो यह आपको ध्यान रखना है। रिक्ति होने का तात्पर्य या सदन में सीट खाली होने का तात्पर्य यह नहीं है कि अब सदन कार्य अपना नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, यहां संविधान में एक और बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो कि क्या नहीं था, सदन की कार्यवाही में भाग लेने के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो सदन की कार्यवाही में भाग ले लेता है, यानी कोई ऐसा एमपी या ऐसा एमएलए जिसे क्या नहीं था, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं था, यानी वो एमपी और एमएलए के रूप में योग्यता नहीं रखता था, निर्हरित था, या किसी भी अन्य कारण से यदि वो कार्यवाही में भाग लेने के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा सदन और विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लिया गया और कोई कानून बना दिया गया, उसने वोटिंग करी और उस वोटिंग के द्वारा कोई कानून मान लो बना दिया गया, तो भी उस कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा। किस आधार पर कि कोई वो व्यक्ति एमएलए या एमपी के रूप में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत नहीं था, यानी सदन में स्थान खाली होने के आधार पर, या फिर किस आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं था, योग्य नहीं था, फिर भी एमपी एमएलए के रूप में उसने कार्य किया। इस आधार पर, दोनों ही आधारों पर संसद द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, वो मान्य रहेंगे। ये थे संसद या विधानमंडल में कोई स्थान खाली होने के बाद भी उनकी कार्य करने की शक्ति के बारे में प्रावधान। अब हम बात करेंगे गणपूर्ति या कोरम, एक नया शब्द आपके सामने आया है। गणपूर्ति और कोरम के बारे में स्पष्ट रूप से संविधान में बताया गया है कि सदन को जो कार्य करना होगा अपना, वो कब कर सकता है, किस स्थिति में कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसे, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि स्थान खाली होने पर यानी सीट रिक्त होने पर, स्थान खाली होने पर भी क्या होगा, कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। कार्य का क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा, अपना कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा। ये अभी हमने देखा था। लेकिन अभी हमने बात करी जैसे लोकसभा में क्या है, 545 सीट है, लोकसभा में 545 सीट है। अब एक स्थिति मान के चलते हैं कि इसमें से 540 सीट क्या है, मान लो खाली है। ऐसी कोई स्थिति है कि 540 सीट क्या हो गई, खाली हो गई। अब सीट बची कितनी, सदस्य बचे कितने, 5 सदस्य। तो क्या ये 5 सदस्य भी अब लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं, लोकसभा में काम करते हुए क्या कर सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं? तो उसके लिए गणपूर्ति या कोरम नाम से हमारे संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। और कोरम का तात्पर्य होता है सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या
जो उपस्थित होने पर सदन अपना कार्य कर सके, और इसके लिए 1/10 सदन की जो कुल संख्या होती है, जैसे लोकसभा की कुल संख्या 545 है तो इसका 10%, राज्यसभा की कुल संख्या 245 है तो उसका 10%, इसी प्रकार विधानमंडल की जो सदस्य संख्या है उसकी 10% सदस्य यदि उपलब्ध होंगे तो केवल उसी स्थिति में विधानमंडल या सदन क्या कर सकता है, अपना कार्य आगे कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि 10% से 10% नहीं, 1/10 भाग, 1/10 भाग, तो 1/10 भाग से कम सदस्य यदि क्या है उपलब्ध हैं या उपस्थित हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, सदन का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति और लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष, सदन को क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। उसका यह कर्तव्य होगा कि वो सदन को क्या कर दे, स्थगित कर दे या निलंबित कर दे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 1/10 सदस्य उपस्थित हुए बिना सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, यही कहलाता है कोरम। जैसे सपोज लोकसभा में कुल सीट कितनी है, 545, तो इसका कोरम कितना हो गया, 1/10 मतलब 10%, लगभग कितना हो गया, 55 सदस्य। तो जब तक 55 सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार राज्यसभा में सदस्य कितने, 245, तो ये इसका 10% हुआ कितना, लगभग 25। तो जब तक 25 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक राज्यसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी प्रकार के प्रावधान विधानमंडल के बारे में भी किए गए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 25 और 55 की यहां हमने बात की, तो क्या सीट खाली होना या उपस्थित होना, दोनों में से किसे माना जाएगा। सपोज एक एग्जांपल से वापस से इसको समझने का हम प्रयास करें कि लोकसभा में सीट कितनी, 545। अब 545 में से मान के चलें एक स्थिति हम कि कितनी सीट खाली है, 400 सीट खाली हैं। सपोज हम मान के चलें 400 सीट क्या है, खाली हैं, या मान के चलें कि 45 सीट क्या है, खाली हैं। तो 45 सीट खाली होने का तात्पर्य क्या हुआ, अब सीटें कितनी बची, 500। अब जो 10% लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, इन 500 का 10% न लेकर किसका लिया जाएगा, कुल जो सीट है यानी 55। अब इन 500 में से 55 का उपस्थित होना क्या है, जरूरी है, यानी जो सीट भरी हुई है उनका 10% नहीं लिया जाएगा, जो कुल सीट संख्या निर्धारित है उनका 10% कोरम को गिनने के लिए या गणपूर्ति को गिनने के लिए माना जाएगा, चाहे वो सदन के लिए हो, संसद के किसी सदन के लिए हो, चाहे विधानमंडल के किसी सदन के लिए। तो ये बात हुई गणपूर्ति या कोरम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं सदन को प्राप्त विशेषाधिकारों के बारे में। सदन को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे संसद का सदन हो, चाहे संसद का सदन का तात्पर्य चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसी प्रकार विधानमंडल का कोई सदन हो, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानमंडल हो, सभी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो विशेषाधिकार किस किस को प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे संसद के दोनों सदनों को। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को प्राप्त होंगे, सबसे पहली चीज। दूसरा लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं या इन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं जिनको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यसभा या लोकसभा की कोई भी समिति होगी उसको ये विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ राज्यसभा और लोकसभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति क्या जो इसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, उनको भी ये विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, हालांकि वो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य चाहे हो या न हो। और हमने पहले पढ़ा था ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वे सदस्य थे, एक तो संघ सरकार के मंत्री, संघ सरकार के मंत्री, और दूसरा महान्यायवादी, महान्यायवादी। कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य रहे बिना भी 6 माह तक क्या रह सकता है, मंत्री के पद पर रह सकता है। तो ऐसी कोई स्थिति होती है तब मंत्री को मंत्री के रूप में क्या होता है, कार्यवाही में भाग लेने का क्या होता है,
सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, हालांकि उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो भारत सरकार का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उसे भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो इन दोनों को भी इसी के तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो संसद के मामले में विशेषाधिकार किस किस को प्राप्त है? राज्यसभा और लोकसभा सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर एमपीज को, उसकी किसी समिति को, और उसकी समिति या सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं जैसे मंत्री और महान्यायवादी, इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी, यदि हम बात करें विधानमंडल के बारे में, तो विधानमंडल के मामले में विधान परिषद और विधानसभा दोनों को क्या होंगे? विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इन दोनों के सदस्य यानी एमएलएज को प्राप्त होंगे। इसके अलावा विधानमंडल में ऐसा कोई व्यक्ति जो बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, चाहे वो विधानमंडल का सदस्य न हो। तीसरा, विधानमंडल की कोई भी समिति होगी उसको। और चौथा, ऐसे व्यक्ति जो सदन की कार्यवाही, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं विधानमंडल के सदस्य ना होते हुए भी। और ऐसे कौन होते हैं? राज्य सरकार के मंत्री और राज्य सरकार का क्या? महाअधिवक्ता। क्या? महाअधिवक्ता, जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। इन सभी लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो हमने बात की कि विशेषाधिकार किस किस को प्राप्त होंगे। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से ये विशेषाधिकार इन लोगों को प्राप्त होते हैं। देखिए, कुछ विशेषाधिकारों की बात तो हमारे संविधान में की गई है। कुछ विशेषाधिकारों की बात तो कहां की गई है? हमारे संविधान में की गई है। तो कुछ विशेषाधिकार तो इन सभी को संविधान के द्वारा प्राप्त होंगे, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होंगे। अब संविधान में ये प्रावधान संसद के संदर्भ में तो आर्टिकल 105 में किए गए हैं, जबकि विधानमंडल के संदर्भ में विशेषाधिकारों की बात आर्टिकल 194 में की गई है, 194 में की गई है। इसके अलावा संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी अलग अलग तरीके से एमपी और एमएलएज को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये तो बात की हमने संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों की। लेकिन कुछ विशेषाधिकार लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया नियम और विधानमंडल के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत भी इन्हें प्राप्त हैं। देखिए, सदन को संविधान द्वारा तो कुछ अधिकार प्रदान किए ही गए हैं। इसके अलावा सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, विधानमंडल के मामले में विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, उनको अपने संचालन के लिए कुछ नियम बनाने की छूट भी हमारे संविधान में दी गई है। और इसी के तहत प्रत्येक सदन ने अपने संचालन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के तहत भी कुछ विशेषाधिकार क्या होते हैं? इन्हें प्राप्त होते हैं। अब इन नियमों के जो तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो प्रक्रिया नियमों के तहत प्राप्त विशेषाधिकार कहलाते हैं। और कुछ न्यायिक निर्णय या कोर्ट केसेस के आधार पर भी विशेषाधिकार एमपी और एमएलए को प्राप्त होते हैं। इन विशेषाधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सामूहिक विशेषाधिकार और एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो सामूहिक विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो पूरे सदन को उपलब्ध रहते हैं या सामूहिक रूप से सभी सदस्यों को उपलब्ध रहते हैं, जबकि व्यक्तिगत विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार होते हैं जो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से किसी सदन के सदस्य को क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये बात करी हमने विशेषाधिकारों के बारे में कि किस किस प्रकार से विशेषाधिकारों का उपबंध संसद और राज्य के विधानमंडल के संबंध में किया गया है। तो उसमें से पहले प्रकार के विशेषाधिकारों की हम चर्चा करेंगे, वो है हमारे संविधान के द्वारा एमपी और एमएलए, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार। कौन कौन से ऐसे विशेषाधिकार है? पहला विशेषाधिकार है सदन में बोलने की स्वतंत्रता, यानी एमपी संसद में और एमएलए विधानमंडल में क्या होगा? बोलने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन उसका बोलना किसके अंतर्गत होना चाहिए? संविधान के और जिस सदन में वो बोल रहा है उसके नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। उसकी मर्यादा को क्या नहीं करना चाहिए? क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की आजादी या इस प्रकार की स्वतंत्रता जो होती है बोलने की, वो सदन में उसे प्राप्त होती है। यदि उसके द्वारा सदन में या सदन की किसी समिति में, संसद में या विधानमंडल में या उसकी समिति में कोई बात उसके द्वारा जो कही गई है या किसी बात पर उसने क्या की है? वोटिंग की है, मत दिया है, उसके लिए उसके ऊपर किसी एमपी या एमएलए के ऊपर किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी अपना कर्तव्य निभाते हुए जब वो सदन की कार्यवाही में भाग लेता है
और वोटिंग करता है तो उसके लिए किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है। दूसरा विशेषाधिकार। तीसरा विशेषाधिकार जो है वो जो सदन के सदस्यों को प्राप्त है या सदन को प्राप्त है वो ये है कि सदन की अनुमति के बिना, संसद के मामले में संसद के सदनों की अनुमति के बिना और विधानमंडल के मामले में विधानमंडल के सदनों की अनुमति के बिना क्या नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का पत्र, मत या कार्यवाही जो होती है उसको प्रकाशित करने पर किसी व्यक्ति पर क्या नहीं की जा सकती, कार्यवाही नहीं की जा सकती। यानी सदन की अनुमति लेकर, सदन की अनुमति लेकर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पत्र, मत या कार्यवाही को क्या करता है, प्रकाशित करता है, तो उस व्यक्ति पर क्या नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त संसद या विधानमंडल की कार्यवाही जो चलती है उनके संचालन में, यानी संसद जब अपना संचालन करती है, विधानमंडल जब अपना कार्य करने के लिए संचालन करते हैं, तो उस संचालन के दौरान जो जो कार्यवाही सदन और विधानमंडल में की जाती है उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह किसी भी न्यायालय में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एक विशेषाधिकार सदनों को यह प्राप्त है कि अपने संचालन के लिए नियम, संसद और विधानमंडल स्वयं अपने संचालन के लिए अपने नियम क्या करते हैं, बनाते हैं। इन सभी विशेषाधिकारों के अलावा, इन सभी विशेषाधिकार के अलावा कुछ विशेषाधिकार और भी जो है संसद या विधानमंडल विधि बनाकर अपने सदन के सदस्यों को दे सकता है। तो कह सकते हैं हम, ये तो संविधान में बता दिए गए और इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था करी कि अन्य कोई विशेषाधिकार यदि सदन को या सदन के सदस्यों को देना है तो वो भी संसद या विधानमंडल एक्ट बनाकर या कानून बनाकर दे सकती है। अब अगला जो पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि ये सभी विशेषाधिकार संसद और विधानमंडल के सदस्यों को तो प्राप्त होंगे ही होंगे, एमपी और एमएलए को तो प्राप्त होंगे ही होंगे, इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को भी प्राप्त होंगे जो संसद या विधानमंडल में बोल सकते हैं या उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और कौन संसद या विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है इसके सदस्यों के अलावा, इसकी बात हमने पिछली स्लाइड में की थी कि संसद के मामले में तो ऐसे व्यक्ति संघ सरकार के क्या होते हैं, संघ सरकार के मंत्री होते हैं और महान्यायवादी होता है, जबकि विधानमंडल के मामले में ऐसा अधिकार राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनको और राज्य सरकार के महाअधिवक्ता जो हैं उनको प्राप्त होता है। तो ये बात करी हमने कुछ विशेषाधिकारों की जो कि संविधान के द्वारा संसद, विधानमंडल, उसके सदस्यों, उसकी समितियों को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों को भी प्राप्त होते हैं जो ना तो सदन के सदस्य हैं, ना विधानमंडल के सदस्य हैं, ना उसकी किसी समिति के सदस्य हैं, और वे व्यक्ति हैं महान्यायवादी, संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और राज्य का महाअधिवक्ता। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के विशेषाधिकारों की जो कि प्रक्रिया नियमों के तहत, सदन की प्रक्रिया नियमों के तहत क्या है, सदस्यों को प्राप्त होते हैं, सदन को प्राप्त होते हैं, समितियों को प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार कौन से हैं? ये दो प्रकार के समूह में हमने बांटा था इनको, पहला सामूहिक विशेषाधिकार और दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार और दूसरा व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो पहले हम बात कर लेते हैं सामूहिक विशेषाधिकारों के बारे में, जो कि क्या होते हैं, सामूहिक होते हैं, पूरे सदन को एक साथ उपलब्ध होते हैं, या समूह के रूप में पूरे सदन को क्या होते हैं, इंडिविजुअली उपलब्ध होने के, इंडिविजुअली या व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध होने की जगह क्या होते हैं, सामूहिक तौर पर, सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से ये सदन के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। पहला ऐसा अधिकार है सदन की जो रिपोर्ट है या सदन में की गई जो बहस है, सदन की जो कार्यवाही है, उसको क्या करने का, प्रकाशित करने का अधिकार, उसको प्रकाशित करने का अधिकार। सदन की किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, उसमें की गई बहस, उसमें की गई किसी कार्यवाही को क्या कर सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। और इस संदर्भ में दूसरा प्रावधान यह है कि सदन का तात्पर्य क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। सदन क्या कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा प्रकाशन करने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। यानी सदन के जो सदस्य हैं वो रिपोर्ट, बहस, कार्यवाही, या सदन स्वयं क्या कर सकता है, अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही को प्रकाशित कर सकता है। सदन स्वयं तो
अपनी बहस रिपोर्ट और कार्यवाही को क्या कर सकता है, प्रकाशित करवा सकता है, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, ये प्रकाशित करने से, ये पब्लिश करने से रोक सकता है। तो पहला विशेषाधिकार तो ये हुआ। लेकिन इस विशेषाधिकार में भी एक परंतुक है, एक किंतु जोड़ा गया है, परंतुक जोड़ा गया है, और ये इसमें कहा गया है कि जो सत्य रिपोर्ट होती हैं, सदन के संबंध में जो सत्य रिपोर्ट होती हैं, उनको प्रकाशित करने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। किसके द्वारा? सदन के द्वारा। यानी सदन अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति को रोक सकता है, लेकिन जो सत्य रिपोर्ट पर आधारित है, सत्य क्या है? रिपोर्ट पर आधारित है, सत्य रिपोर्ट पर आधारित जो प्रकाशन है उसको करने से नहीं रोका जा सकता किसी भी व्यक्ति को सदन के द्वारा विशेषाधिकारों के तहत। अगला विशेषाधिकार है गुप्त बैठक बुलाने का अधिकार। सदन को यह अधिकार होता है कि वो क्या बुला सके? सदस्यों की गुप्त बैठक बुला सके। इसके अलावा जो अनजान व्यक्ति यदि सदन के सदस्यों के अलावा कोई अनजान व्यक्ति यदि सदन में आ जाता है तो उसको क्या करना? सदन से बाहर निकालने का विशेषाधिकार भी सदन के पास में रहता है। इसके अलावा यदि सदन के विशेषाधिकार का हनन होता है या सदन की किसी कहने की अवमानना होती है तो उस पर दंड देने का अधिकार भी सदन को होता है। अब ये विशेषाधिकार और अवमानना क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि विशेषाधिकार हनन या अवमानना यदि सदन की जाती है तो सदन किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? दंडित कर सकता है, और इस दंड के अंतर्गत आता है संसद उसे डांट सकती है, चेतावनी दे सकती है, जेल में भेज सकती है, या अपने हाउस से, सदन से क्या कर सकती है? बाहर निकाल सकती है। इनमें से कोई सा भी कार्य दंड के रूप में संसद किसी व्यक्ति को दे सकती है। इसके अलावा संसद या विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर यदि कोई मुकदमा है, उनको किसी प्रकार के कारावास की यदि सजा हुई है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी क्या होता है? सदन को विशेषाधिकारों के अंतर्गत होता है। इसके अलावा सदन को क्या होता है? गवाह और रिकॉर्ड पेश करने का अधिकार भी होता है। यानी गवाह और रिकॉर्ड अपने समक्ष, साक्ष्यों को अपने समक्ष क्या कर सकती है? उपलब्ध करवाने के लिए भी सदन द्वारा किसी मामले में कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सदन के परिसर से, यानी प्रेमाइसिस, जो हाउस की प्रेमाइसिस है, सदन का जो परिसर क्षेत्र है, उस परिसर क्षेत्र में से पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना, पीठासीन अधिकारी का मतलब सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो आपराधिक मामले में और ना ही सिविल मामले में, यानी किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को, न केवल सदस्यों को अपितु किसी भी व्यक्ति को जो कि सदन के परिसर में है, उसको सदन के अध्यक्ष की अनुमति के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये हैं सामूहिक विशेषाधिकार। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकारों की, जो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इन विशेषाधिकारों में पहला विशेषाधिकार है यदि सदन का अधिवेशन चल रहा है, यानी विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा का क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन के दौरान सदस्यों को क्या नहीं किया जा सकता? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन पश्चात भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये किस मामलों में लागू नहीं है? आपराधिक मामलों में लागू नहीं है। अभी हमने एक चीज यहां सामूहिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत पढ़ी थी कि सामुदायिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत क्या कर सकता है कि संसद के परिसर से, सदन के परिसर से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे आपराधिक मामला हो चाहे न्यायिक मामला हो, आपराधिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, दोनों में। लेकिन यहां व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के अंतर्गत जो विशेषाधिकार सदन के सदस्यों को दिया गया है गिरफ्तारी से छूट का, वो केवल किन मामलों में लागू होगा? सिविल मामलों में लागू होगा। आपराधिक मामलों के अंतर्गत क्या किया जा सकता है? इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सदन के बाहर से किया जा सकता है। सदन के अंदर से करना है तो किसकी अनुमति लेनी होगी? सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जब सदन का सत्र चल रहा हो या अधिवेशन चल रहा हो, उस अवधि के दौरान यदि किसी कोर्ट में किसी सदस्य को गवाह के रूप में उपस्थित होना है तो उससे भी इनको क्या है? छूट प्राप्त है। तो ये थे सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। दोनों को साथ रख के हमने इसलिए पढ़ा है ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से विशेषाधिकार तो क्या है? सामूहिक हैं, और कौन से क्या है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं।
तो व्यक्तिगत विशेषाधिकारों को आपको अलग से याद रखना है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल एक ही कि अधिवेशन से 40 दिन पूर्व पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, और उसमें से इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, और आप यदि इस प्रकार से कंपैरेटिवली नहीं पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से नहीं पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग क्या क्लिक करेगा कि हाँ, ये विशेषाधिकार भी सदन के सदस्यों को प्राप्त है, लेकिन वो सामूहिक विशेषाधिकार पे सदस्यों को प्राप्त है, ना कि व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के रूप में। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकार को आपको अलग अलग याद रखना है, अलग अलग ध्यान रखना है, तभी आप इस स्थिति में होंगे कि विशेषाधिकारों से संबंधित कोई प्रश्न यदि सूक्ष्म रूप से पूछा जाता है, बारीकी से पूछा जाता है, तो उसे आप हल कर सकें। देखिए, परीक्षा का जो पैटर्न है, नित्य नए प्रयोग उसमें हो रहे हैं, निरंतर परीक्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है, प्रश्नों के पूछने की प्रवृत्ति बदलती जा रही है। ऐसा समय नहीं है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा सीधा सीधा कि विशेषाधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को मालूम है, लेकिन उन्हें सभी लोगों में से परीक्षा से कुछ लोगों को चुनना होता है। इसलिए विशेष तौर पर आपको प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन करना है और देखना है कि प्रश्न कहां से परीक्षक बना सकता है। तो ये बात हुई विशेषाधिकारों की। अब हम बात करते हैं कि विशेषाधिकार जो सदन के सदस्यों को प्राप्त हैं और सदन को प्राप्त हैं, यदि वो विशेषाधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, या सदन का कोई कहना नहीं मानता, उसकी अवमानना होती है, तो क्या स्थिति होगी, क्या प्रावधान इस संबंध में हमारे संविधान में किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज तो विशेषाधिकार हनन और अवमानना को हमें समझना होगा कि विशेषाधिकार हनन और अवमानना होती क्या है। तो विशेषाधिकार हनन और अवमानना क्या होती है, इसके बारे में संविधान में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। इन शब्दों को तो संविधान में बताया गया है, लेकिन ये होते क्या है इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन या वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है। परंतु सामान्य अर्थों में यदि हम देखें तो विशेषाधिकार हनन का तात्पर्य है सदन का क्या हो जाना, अपमान हो जाना, या सदन के सदस्यों या सदन की समिति या सदन पर क्या उसके विशेषाधिकारों पर किसी प्रकार से प्रहार किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, विशेषाधिकार हनन कहलाता है। यानी उसके विशेषाधिकारों में किसी भी प्रकार की अड़चन यदि आती है तो वो तो हो गया विशेषाधिकार हनन। दूसरा है अवमानना। अवमानना का तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कोई भी कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, सदन की या सदन के सदस्य के कार्य को, उसके सम्मान को या उसकी अथॉरिटी या प्राधिकार में क्या करता है, बाधा डालता है, कमी करता है, वो क्या कहलाता है, अवमानना कहलाता है। तो सीधे सिंपल शब्दों में देखा जाए, अवमानना का तात्पर्य है सदन का कहना ना मानना। तो ये दोनों हैं, ये दोनों तो क्या हो गए, अर्थ हो गए। तो अवमानना में यदि हम देखें तो अवमानना का जो विस्तार है वो अधिक है, अवमानना का जो दायरा है वो अधिक है, जबकि विशेषाधिकार जो है अवमानना की अपेक्षा कम विस्तृत है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, सदन की अवमानना में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, सदन की अवमानना में तो क्या हो सकता है, विशेषाधिकार हनन इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि अवमानना का जो दायरा है वो विशेषाधिकार हनन से कहीं अधिक है, अधिक विस्तृत है। तो ये बात करी हमने किसकी, विशेषाधिकार हनन और अवमानना के बारे में। तो इस क्लास में हमने बात किस बारे में बात की, हमने बात करी सदन में किस प्रकार से स्थान रिक्त हो जाते हैं, एमपी और एमएलए की सीट किस प्रकार से खाली हो सकती हैं, इसके बारे में हमारे संविधान में कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं, सीट खाली होने के बाद सदन कार्य कर सकता है या नहीं, यदि कर सकता है तो कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, उसे हमने गणपूर्ति या कोरम कहा, उसके बारे में हमने देखा। और अंत में हमने देखा कि विशेषाधिकार जो सदस्यों को प्राप्त होते हैं, सदन को प्राप्त होते हैं, वो क्या है, और विशेषाधिकार हनन और अवमानना क्या होती है। तो आशा है इन सभी के संबंध में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे और आप बेहतर स्थिति में होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के, जो आपकी जो जानकारी है वो अधिक बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए विषय के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।